Hello friends, it's almost 2 or 3 months we had started our preparation in this academic year. It's already June month running, and all of you had started your preparation in the month of April. You had prepared for your target examination during the month of April, then May, और अब जून भी फिनिश होने वाला है. It's more than 2 months and definitely less than 3 months जो इस साल का जो एकेडमिक ईयर है. And as per study plan, I am pretty sure that you had finished all these chapters. I have got a study plan with me, जो मैंने आप सभी को दे रखा है. For 11th standard students, definitely you must have finished motion in 1D, motion in 2D, NLM, friction, and then probably circular motion in WPE also in physics. फिजिक्स में आपने निश्चित काइनेमेटिक्स का पोर्शन जो पहले 2 चैप्टर है मोशन 1D, मोशन इन 2D पढ़ लिया होगा, और NLM फ्रिक्शन भी फिनिश कर लिया होगा, और सर्कुलर मोशन WPE तक हो जाना चाहिए ideally if you are following this study plan which is provided by me. While in chemistry, definitely you must have finished basic physical chemistry, gaseous state, atomic structure, and periodic properties, and probably chemical bonding. एक आध चैप्टर मिस भी हो जाए चलेगा, पर एटलीस्ट 80% तो आपको इस स्टडी प्लान को फॉलो करना ही चाहिए. While in mathematics, the initial chapters were logarithm, quadratic equation, trigonometric function, trigonometric equations, inequalities, sequence and progression. Definitely 11th standard बच्चों के लिए आपने ये सभी फिनिश कर लिया होगा. While for biology, you must have finished diversity, protozoa, virus, animal kingdom, plant kingdom. इस दौरान आपका समर वेकेशंस चला है. समर वेकेशन में जनरली पढ़ाई की स्पीड काफ़ी अच्छी रहनी चाहिए. As I always told that when you are targeting for any competitive examination like IIT, JEE और AIPMT, तो समय बड़ा कीमती होता है और इस समय का बड़ा सदुपयोग होना चाहिए, समय बिगड़ना नहीं चाहिए. मैं हमेशा कहता हूँ समर ब्रेक, समर वेकेशन में तो हर कैंडिडेट को कम से कम 12 से 14 घंटे की डेली पढ़ाई करनी चाहिए, और एक जो एक इनिशियल लीड होती है वह बना के रख लेनी चाहिए. सो आई एम एक्सपेक्टिंग अप टू प्लांट मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इनटू दिस बायोलॉजी सेक्शन. दिस इज as far as 11th standard students are concerned. While if we talk about 12th candidates, तो अभी तक आपका जो हो जाना चाहिए बायोलॉजी वालों के लिए तो हेरिडिटी एंड वेरिएशन, जीन्स एंड क्रोमोसोम्स, जेनेटिक मटेरियल, इवोल्यूशन, बायोलॉजी के सारे चैप्टर हो जाने चाहिए. वाइल इन केमिस्ट्री, ये अभी तक सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स, सॉलिड स्टेट, यह सभी चैप्टर्स आई एम ऑलवेज एक्सपेक्टिंग कि आप सभी ने कर लिए होंगे. इन फिजिक्स, इलेक्ट्रोस्टैट्स, कैपेसिटेंस, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन, एंड प्रोबेबली अप टू ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ये सारे टॉपिक्स हो गए होंगे. नाउ द वेरी इंटरेस्टिंग is for droppers. जिन बच्चों ने, जिन सभी ने ड्रॉप लेने के लिए सोचा है, 12th फिनिश हो चुका है और आप सभी ने एक और बार अपने टारगेट एग्जामिनेशन के लिए पढ़ना चालू करा है. 2016 IIT, JEE और AIPMT दोबारा देने का सोच रहे हो. फॉर यू पीपल्स इट्स रियली वेरी क्रूशियल टाइम, क्रूशियल ईयर इन फैक्ट, क्योंकि 2 साल आप ऑलरेडी सब्जेक्ट को पढ़ चुके हो, तीसरा साल दोबारा आप पढ़ रहे हो. बहुत ब्रिलियंटली आपको पढ़ाई को
प्लान करना होता है। आई ऑलवेज से फोकस ओवर योर वीक टॉपिक्स फर्स्ट। यदि आप ड्रॉपर हैं, 11th-12th पूरा पूरा आपने पढ़ा हुआ है, तो आपको सबसे पहले अपने जो वीक टॉपिक है, जो कमजोर टॉपिक है, जिनसे आप घबराते रहे हैं, आप सबसे पहले उनकी तरफ ध्यान दीजिए। जब हम बात करते हैं 11th और 12th की, तो 11th और 12th के पहले 4-5 चैप्टर हर सब्जेक्ट में सबके अच्छे होते हैं, मगर आखिरी के 4-5 चैप्टर हर सब्जेक्ट में सभी के बड़े कमजोर होते हैं। तो मेरा हमेशा वह कहना होता है कि वो आप आखिरी के जो 4-5 चैप्टर है उन्हें पहले पढ़िए। आप सभी को ऑलमोस्ट 1-1.5 महीना हो चुका है पढ़ाई स्टार्ट करे हुए, और आप लोगों के लिए मैंने एक स्पेशल स्टडी प्लान दिया हुआ है, जिस स्टडी प्लान के हिसाब से आपको पढ़ना चाहिए। और इस स्टडी प्लान में आप खास बात देखें तो देखिए, मैंने फिजिक्स में मोशन इन 1D और मोशन इन 2D से स्टार्ट नहीं करा है, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से स्टार्ट नहीं करा है। इनफैक्ट आई स्टार्टेड फ्रॉम चैप्टर 7 WP, वर्क पावर एनर्जी। और देखिए, जो मैंने स्टडी प्लान दिया है, इट्स ब्रिलियंटली डिजाइन इन दिस मैनर दैट हमने जो चैप्टर्स की ग्रुपिंग करी है वो बड़े सोच समझ के करिए। आप पहले 3 चैप्टर जब देखेंगे, वर्क पावर एनर्जी इज द फर्स्ट चैप्टर, हीट एंड थर्मोकेमिस्ट्री एंड थर्मोडायनेमिक्स। नाउ जस्ट फोकस ओवर द 3 चैप्टर्स। पहले 2 चैप्टर तो फिजिक्स के हैं, WPE और हीट, ये फिजिक्स का है, और थर्मोकेमिस्ट्री एंड थर्मोडायनेमिक्स है केमिस्ट्री का है। मगर ये तीनों ही चैप्टर ऑलमोस्ट सिमिलर कंसेप्ट को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और वह कंसेप्ट जिनको लेकर हमेशा बड़ा कंफ्यूजन रहता है, एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल, वर्क एंड एनर्जी थ्योरम, उसको केमिस्ट्री में, थर्मोकेमिस्ट्री में एक तरीके से समझाया हुआ रहता है, वर्क पावर एनर्जी में और हीट में हम उसको इनिशियली सीखना समझना चालू करते हैं, मगर ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो इस तरीके के जो कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले टॉपिक्स हैं, जो आपके कमजोर रह गए हैं, उनको पहले कीजिए। आप लोगों ने भी इसमें से पहले 7-8 चैप्टर निश्चित कर लिए होंगे पहले 1-1.5 महीने में ही। एनीवे, टुडेज सेशन इज अ स्पेशल सेशन इन विच आई एम गोइंग टू डिस्कस समथिंग अबाउट दिस मॉक टेस्ट सीरीज, द प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज विच इज बीइंग डिलीवर्ड टू यू। नाउ इट्स हाई टाइम कि अब हम टेस्ट पेपर्स देना चालू करें और अपने अभी तक की पढ़ाई का इवैल्यूएशन करें, और इवैल्यूएशन के साथ साथ हम उसको कैसे और सुधार सकते हैं, कैसे हम अपने एग्जामिनेशन में परफॉर्मेंस को बेहतर बना सकते हैं, हम जो इनपुट दे रहे हैं उससे हम कैसे आउटपुट को मैक्सिमाइज करेंगे, इस बात को समझने की आज मैं समझाने की आज खास कोशिश करूंगा। देखिए, हम जिन कुछ बातों पर डिस्कस करेंगे, एक तो मॉक टेस्ट सीरीज कितनी देना, कब कब देना, किस तरह से देना, व्हाट मस्ट बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ राइटिंग द मॉक टेस्ट सीरीज, हम इस बारे में मैं आपको बताऊंगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, किस तरीके से मॉक टेस्ट पेपर्स को दिया जाए। खास बात होता है क्या, जब आप 11th और 12th में पढ़ रहे होते हो तो आप कोई बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं होते हो, बहुत ज्यादा सीरियस या सिंसियर नहीं होते हो कई बार मॉक टेस्ट पेपर्स को लेकर, और वह आपके फेलियर का, वह आपके रिजेक्शन का एक खास कारण हो जाता है। दैट इज द मेन रीजन दैट यू कैन गेट नॉट सिलेक्टेड, यू कैन गेट थ्रू योर टारगेट एग्जामिनेशन। और मैं हमेशा कहता हूं कि प्रैक्टिस टेस्ट को बहुत सीरियसली और सिंसियरली लेना चाहिए। कैसे लेना है यह मैं आज आपको समझाने की, बताने की कोशिश करूंगा कि यह जो पहली टेस्ट सीरीज में आपको दे रहा हूं, इसको आप किस तरीके से, आपका बिहेवियर कैसा हो, किस तरीके से आप इसमें अपीयर करें और कैसे इसके कंक्लूजन्स को ड्रॉ करें। और पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात, what are the objective, the main objective and the aim of this mock test series। ये जो mock test papers देने जा रहे हैं, इसका खास एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सबसे पहले तो मैं यही चीज बताऊंगा, ऑब्जेक्टिव और एम हमारा है क्या। द
सेकेंड पॉइंट जिसको मैं आज आपको बताने की कोशिश करूंगा, दैट इज द मेथोडोलॉजी, हाउ मेथड टू टेक दिस टेस्ट सीरीज। और तीसरी बात फ्रीक्वेंसी, कितना, कब कब, कैसे। यह टेस्ट सीरीज लिया जाना। देखिए, इफ वी टॉक अबाउट दिस ऑब्जेक्टिव्स, द स्टार्टिंग नोट जो मैंने टेस्ट सीरीज के साथ में जो मैंने पकड़ा है, दैट इज टू इवैल्यूएट योरसेल्फ। इनफैक्ट सबसे पहली बार कहने में तो यही आता है कि टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट हम अपने मूल्यांकन के लिए, अपने इवैल्यूएशन के लिए देते हैं। मगर क्या वाकई में यही खास ऑब्जेक्टिव है? नहीं, यह खास ऑब्जेक्टिव नहीं है। दिस इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव, rather I would say this is the last objective। मगर इसके पहले भी 4-5 उद्देश्य होते हैं जिनके लिए मैं बहुत ज्यादा एम्फोसिस करता हूं मॉक टेस्ट पेपर्स को सीरियसली देने के लिए। सबसे पहली बात, जब आप लेक्चर्स सुन रहे हो, जब आप वीडियो लेक्चर्स देख रहे हो, जब आप स्टडी मटेरियल प्रिपेयर कर रहे हो, जब स्टडी मटेरियल को सॉल्व कर रहे हो, ढेर सारे आप कंसेप्ट को देखते हो और डेरिवेशंस को, डेफिनेशंस को, फाइनल कंक्लूजन्स को, एक चैप्टर में ऑन एन एवरेज 10 से 12 कंसेप्ट आप देखते हो। आपको उस समय कभी भी यह समझ में नहीं आता है कि इन कंसेप्ट पर किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में फ्रेम होते हैं, आते हैं। आप जब स्टडी मटेरियल सॉल्व करते हो, जब ऑब्जेक्टिव्स देखते हो, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हो, तो थोड़ा क्लैरिफिकेशन, आपको थोड़ी क्लैरिटी बनती है कि जो मैंने कंसेप्ट पढ़े, फॉर एग्जांपल जब इलेक्ट्रोस्टैट्स आपने पढ़ा, या जब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की आपने थ्योरी सुनी, तो जब आपने ऑब्जेक्टिव्स देखे, जब आपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करे, तो आपको थोड़ा समझ में आया कि किस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। मगर उनमें से कौन से इंपॉर्टेंट हैं, किन पर ज्यादा फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दैट यू ऑलवेज गेट एक्वेंटेड व्हाइल राइटिंग दिस मॉक टेस्ट पेपर्स। जब आप मॉक टेस्ट पेपर देते हो तो आपको प्रेसाइसली यह समझ में आते हैं कि कौन से कंसेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से कंसेप्ट पर फ्रीक्वेंटली ज्यादा प्रॉब्लम्स अपीयर हो रहे हैं, क्वेश्चंस अपीयर हो रहे हैं, किसके ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, किसका ज्यादा वेटेज है, और किसी भी पर्टिकुलर कंसेप्ट पर जनरली किस पैटर्न के क्वेश्चंस ज्यादा अपीयर हो रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, दैट you get to know the weightage, get to know the weightage of concept. The pattern or the type of questions that appear over any concept, the type or pattern of questions. Beside this, जब आप पढ़ते हो तो आपको हमेशा ऐसा लगता है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया और आप कर लोगे। जब आप स्टडी पैकेज सॉल्व करते हो तब भी एक माइंडसेट एक अलग होता है। यू आर इन कूल हेड, बड़े शांत दिमाग से आप काम को करते हो, कर लेते हो। मगर जब आप टेस्ट के एनवायरनमेंट में बैठते हो तो जो मेंटल स्टेट है वो बदल जाती है, आपका परफॉर्मेंस बदल जाता है। वही कंसेप्ट जो आप सोच रहे थे कि आपको समझ में आ चुका है, एग्जामिनेशन में जब उसी कंसेप्ट पर कोई क्वेश्चन अपीयर होता है तो आप नहीं कर पाते। You learn
that to what extent you had earned the grip over the topic, over the chapter. You evaluate your grip over the topic. आप कितनी गलतियां कर रहे हो, जो आपने कंसेप्ट सीख रखे हैं उन्हें आप अप्लाई भी कर पा रहे हो या नहीं, आपको यह बात समझ में आती है. मोरओवर, आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर जब कोई टेस्ट ले रहे हो तो आपकी किस तरह की गलतियां ज्यादा हो रही हैं, वेदर इट्स अ कंसेप्चुअल मिस्टेक और अ सिली मिस्टेक. जब आप एनालिसिस करते हो तो आपको यह समझ में आता है कि कंसेप्चुअल मिस्टेक है तो ठीक है, मैं उस मिस्टेक को सुधारूंगा, उस सही कंसेप्ट को बनाऊंगा, अगली बार जब इसी टॉपिक पर कोई ऑब्जेक्टिव या कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछा जाएगा तो मैं सही तरीके से उस कंसेप्ट को अप्लाई करूंगा. और यदि वह सिली मिस्टेक है, सिली मिस्टेक लाइक सब कुछ ठीक करा, कंसेप्ट भी सही लगाया, कैलकुलेशन में गलती कर दी, या कुछ प्लस माइनस में इधर से उधर इक्वल टू साइन के उधर ले जाते समय कुछ भी गड़बड़ी कर दी, देयर लॉट ऑफ टाइप ऑफ सिली मिस्टेक्स. देखिए, सिली मिस्टेक्स आर वेरी कॉमन एंड इट्स कमिटेड बाय ऑल ह्यूमन बीइंग्स. ऐसा कोई इस दुनिया में इंसान है ही नहीं जो सिली मिस्टेक नहीं करता, हर एक से होती है. और सिली मिस्टेक्स को सुधारने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उन्हें करा जाए, पहले वो सिली मिस्टेक्स हो आपके द्वारा और फिर आपको पता लग जाए कि आप इस तरह की गलती करते. आप जितने अधिक मॉक टेस्ट पेपर्स दोगे उसमें जब जब आप सिली मिस्टेक करोगे और जब जब आप इवैल्यूएशन के दौरान यह पाओगे कि मैंने सब कुछ ठीक करा था और मेरी सिर्फ यह एक छोटी सी गलती हुई और उसकी वजह से मेरे मार्क्स चले गए, एक बार जब आप इस चीज को नोटिस कर लोगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि मैं इस तरह की गलती करता हूं और इस तरह की गलती से मैं मार्क्स को गंवाता हूं. आने वाले पेपर्स में आप एटलीस्ट उसी तरह की गलती को रिपीट नहीं करोगे. एक बार यदि आपने नोटिस कर लिया, सिली मिस्टेक्स आर ऑलवेज एलिमिनेटेड वंस दे आर नोटिस्ड एंड पॉइंटेड बाय योरसेल्फ. किसी और के नोटिस में लाने से, किसी और के पॉइंट आउट करने से सिली मिस्टेक्स नहीं जाती है. मैंने कोई सिली मिस्टेक करी, मैं उसको पकड़ नहीं पाया, मैंने ध्यान नहीं दिया और किसी और ने मुझको यह बताया कि मिस्टर संदीप यू हैड कमिटेड दिस मिस्टेक एंड दैट्स व्हाई यू हैड लॉस्ट द मार्क्स. शायद वो गलती मैं फिर भी नहीं सुधार पाऊंगा, मगर एक बार मैंने खुद ने समझ लिया सेल्फ एनालिसिस के दौरान, सेल्फ इवैल्यूएशन के दौरान कि यार इस तरह की गलती कर रहा हूं और व्यर्थ में मार्क्स गंवा रहा हूं, काश ये गलती नहीं करी होती, 4 मार्क्स ऊपर से होते, 4 मार्क्स ऊपर से होते तो शायद मेरी रेटिंग और रैंकिंग कुछ और होती. इस कंडीशन में मैं द चांसेस कि मैं दोबारा उस गलती को करूंगा नहीं. यू कम टू नो अबाउट योरसेल्फ. आप अपनी गलतियों को, अपने सिली मिस्टेक्स को समझते हो और आगे उनको होने से रोकते हो. You learn the various paper pattern, you learn the various question pattern. अलग अलग तरीके के जो पेपर पैटर्न होते हैं आप उनको देखते हो और उसके हिसाब से आप स्ट्रेटजी को बनाने का प्रयास करते हो. जैसे किसी एक पेपर में मैच द कॉलम भी है, फिल इन द ब्लैंक्स भी हैं, असर्शन रीजन भी हैं, सिंगल करेक्ट एमसीक्यू भी हैं और मल्टीपल आंसर करेक्ट एमसीक्यू भी हैं. तो ऐसी स्थिति में किसे पहले करा जाए, किसे बाद में करा जाए, किसमें हमें ज़्यादा मार्क्स मिल जाते हैं, किसमें जनरली गलत होने की संभावना ज़्यादा होती है, यह सारी बात आप समझते हो, यह सारी बात आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हो मॉक टेस्ट पेपर्स देते समय. सो यू लर्न वेरियस क्वेश्चन पैटर्न एज वेल एंड यू लर्न हाउ टू अटैक अ पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ क्वेश्चन. कोई सा भी सवाल जैसे असर्शन रीजन है तो कैसे उसको पढ़ा जाए, कैसे उसको सॉल्व करा जाए, किस तरह की बातें असर्शन रीजन टाइप के जब क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें सोची जानी चाहिए. इनफैक्ट
यदि असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस आपने पहले कभी देखे ही नहीं हो, तो उसमें जो ए बी सी डी 4 ऑप्शन होते हैं, उन्हीं को समझने में आप 4 मिनट बिता देते हो यदि पहली बार जब आप करोगे। मगर आपने ढेर सारे असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस देख रखे हैं, उनकी प्रैक्टिस कर रखी है, एटलीस्ट वो ए बी सी और डी 4 जो ऑप्शंस होते हैं उनको समझने में आप कोई समय एग्जामिनेशन, मेन एग्जामिनेशन के समय वेस्ट नहीं करती। एक बात ध्यान रखो, जो आप फाइनल एग्जामिनेशन देने जा रहे हो, जो 3 घंटे की एग्जामिनेशन है, इस 3 घंटे की एग्जामिनेशन का एक एक मिनट की कीमत शायद 1 करोड़ रुपए है। उस समय जो फाइनल IIT JEE या जो AIPMT आपको देना है, उस एग्जामिनेशन के दौरान 3 घंटे में से 2-2 मिनट, 3-3 मिनट यदि हम किसी तरह से बचा सके तो हम अटेम्प्ट्स ज्यादा कर सकेंगे, मार्क्स ज्यादा ला सकेंगे। और उस समय के एक एक मिनट को बचाने के लिए एक एक दिन देना पड़ता है। आप पूरे साल के 300 दिन इसलिए दे रहे हो जिससे कि आप मेन एग्जामिनेशन के 180 मिनट को मैक्सिमम आउटपुट, मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ में यूटिलाइज कर सको, आप उसमें मैक्सिमम गेन कर सको। और बेस्ट तरीका यह है कि जितने जितने टॉपिक्स आपने पढ़े हैं, हर टॉपिक पर आप एक पेपर दीजिए, एक नहीं कम से कम 2 से 3 पेपर दीजिए। आपने मोशन इन 1D और 2D पढ़ लिया है, तो मोशन इन 1D और 2D पर आपको कम से कम 4 से 5 अलग अलग पैटर्न के, अलग अलग टाइप के मॉक टेस्ट पेपर्स देना चाहिए। और उससे यह समझना चाहिए कि आपने मोशन इन 1D और 2D उसको कितना ग्रैस्प करा है, आपको उसके सारे कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आए हैं या नहीं, आप उनको प्रॉपरली अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं, उसका कितना वेटेज है, उसके किस तरह के कंसेप्ट पर उसके ज्यादा क्वेश्चंस अपीयर हो रहे हैं। एक बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम होती है, एग्जामिनेशन जब कोई बच्चा देने जाता है तो हाथ पांव कांपना, मतलब यू स्टार्ट शिवरिंग, यू आर सो टेंस्ड, यू स्टार्ट स्वेटिंग, आपको पसीने आने लगते हैं। एसी में भी खड़ा कर दिया जाए तो आपका पसीने की बूंद दिखने लगती है। और कभी इट्स जस्ट बिकॉज यू आर सिंसियर, आप यू आर सिंसियर टुवर्ड योर कैरियर, और आप जानते हो कि जिस एग्जामिनेशन को आप देने जा रहे हो वो मेक और ब्रेक वाली एग्जामिनेशन है। बिगड़ गई तो साल बर्बाद, करियर बर्बाद। अच्छा गया तो आपकी जीत हो गई या विक्टोरियस। जनरली इस फीलिंग के साथ मैंने तो देखा है कि 80% कैंडिडेट घबराने लगते हैं। We call it examination temperament. They have got weak examination temperament. यदि इस तरह के सिम्टम्स आप में दिख रहे हैं, यदि इस तरह की शेवरिंग हो रही है, यदि इस तरह से पसीने आ रहे हैं, then ultimately it would affect your performance during the examination. अब आपकी गड़बड़ियां बढ़ जाएंगी, आप कई जगह पर कंसेप्ट को प्रॉपरली नहीं अप्लाई कर पाओगे, आपके द्वारा सिली मिस्टेक्स बढ़ जाएंगी, एक लॉस ऑफ मेमोरी ये होने लगता है कि आपने जो कुछ पढ़ा वही भूल गए आप एग्जामिनेशन के समय। आपने बड़ी अच्छी तरीके से उस चीज को पढ़ रखा था, आपने कई बार उसको प्रैक्टिस कर रखा था, मगर जब उस पर प्रॉब्लम आ रहा है आपको याद ही नहीं आ रहा है। यू फॉरगेट फॉर्मूले, यू फॉरगेट डेरिवेशंस। दिस इज कॉल्ड वीक एग्जामिनेशन टेम्परामेंट। You had never worked over it. How to resolve? मैं इसको रिजॉल्व करने का सिर्फ एक ही तरीका है, राइट एज मेनी मॉक टेस्ट पेपर एज यू कैन while your preparation, और उतना ही सीरियस, उतना ही सिंसियर एनवायरनमेंट बनाइए जैसा एनवायरनमेंट आपको एग्जामिनेशन में मिलने वाला है। अपने से बनाइए, इट्स अ सेल्फ जनरेटेड एनवायरनमेंट। आप
अपने अंदर एक सेल्फ डिसिप्लिन डालते हुए, सेल्फ मोटिवेट होते हुए, एक अपनी खुद की ऑनेस्टी के साथ, अपनी इंटीग्रिटी के साथ में आप एक वो एनवायरनमेंट बना के अधिक से अधिक मॉक टेस्ट पेपर्स दीजिए। जितना अधिक आप मॉक टेस्ट पेपर्स देंगे उतना ही अधिक स्ट्रांग एग्जामिनेशन टेम्परामेंट आपका बनेगा। फाइनल एग्जामिनेशन, मेन एग्जामिनेशन जब आप देने जाएंगे तो आपको इन बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा जो प्रायः 80% कैंडिडेट्स के साथ में होता है, और वो 80% कैंडिडेट कभी सिलेक्ट नहीं हो पाते। सिलेक्ट वही होते हैं जो बाकी के 20%, जिनके लिए मैंने कहा दे हैव कूल हेड, वो बिल्कुल शांत दिखते हैं, उनका चेहरा से किसी भी तरह की घबराहट नहीं दिखती है, उनको कोई पसीना नहीं आता है, वो बिल्कुल बैलेंस्ड होते हैं, साइकोलॉजिकली बैलेंस्ड, इमोशनली बैलेंस्ड, एकेडमिक वाइज ऑल्सो बैलेंस्ड। You try to build a strong examination temperament. Build a strong examination temperament. By attempting mock test papers. जितना अधिक, मतलब मैं कहता हूं महीने में पार्ट टेस्ट कम से कम 5 से 6 दिए जाने चाहिए। अ मिनिमम ऑफ 5 to 6 पार्ट टेस्ट। पार्ट टेस्ट मीन्स टेस्ट विच आर बेस्ड ऑन अ चैप्टर, किसी एक एक चैप्टर पर और या एक एक यूनिट पर। द गुड नंबर वुड बी 10 to 12 पार्ट टेस्ट। यदि आप 10 से 12 पार्ट टेस्ट देते हो हर महीने, इट्स वेरी गुड। And a minimum of 1 full test or a cumulative test. Now what do you mean by full test? Full test means a full syllabus or 12th और 13th standard, जो 12th में है और जो ड्रॉपर्स हैं, आप सभी को तो फुल टेस्ट देना चाहिए। फुल टेस्ट मतलब पूरा सिलेबस पर हर महीने एक फुल टेस्ट जरूर होना चाहिए, फुल टेस्ट सीरीज। और 11th वालों को क्यूमुलेटिव टेस्ट, हर महीने कम से कम एक क्यूमुलेटिव टेस्ट। क्यूमुलेटिव टेस्ट मतलब क्या हुआ भाई, डे 1 से अभी तक टिल डेट पढ़े हुए जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी चैप्टर्स पर मिलाकर बनाया गया एक टेस्ट, जिसमें सारे कंसेप्ट आते हैं, जो आपको पुराने पढ़े हुए टॉपिक्स का भी रिवीजन करवाए। हर महीने क्यूमुलेटिव टेस्ट कम से कम एक होना जरूरी है। गुड वुड बी यदि आप 2 से 3 क्यूमुलेटिव टेस्ट देते हो, इट्स वेरी गुड। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू लर्न टाइम मैनेजमेंट while writing the test. The main objective is time management. See, there is a difference when you write board examination and when you write competitive examination. बोर्ड एग्जामिनेशन का पर्पस कुछ और है, एम कुछ और है, और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का पर्पस कुछ और है। इन दोनों डिफरेंस को भी समझो। देखिए, ये ऑब्जेक्टिव, जब हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव। यू नीड टू नो द डिफरेंस इन द टू टाइप ऑफ एग्जामिनेशन एंड देयर स्ट्रेटेजीज। आपको 11th और 12th की फाइनल एग्जामिनेशन भी लिखनी है और आपको IIT JEE और AIPMT भी लिखना है। जब हम 11th और 12th की एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो टाइम मैनेजमेंट कोई बहुत बड़ा एस्पेक्ट नहीं होता है। इन एग्जामिनेशन में जो कंडक्टिंग अथॉरिटी है, इट मे बी CBSE, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, और एनी स्टेट बोर्ड और ICSE बोर्ड, उनका एम सिलेक्शन होता है, सिलेक्टिंग the maximum number of students and passing the maximum number of students, while minimum rejection, उनका एम होता है कि कम से कम फेलियर रहे, कम से कम रिजेक्शन रहे,
वो अधिक से अधिक मार्क्स देने की कोशिश करते हैं। वो किसी भी बच्चे को हैरस नहीं करना चाहते। उनका एम होता है समग्र विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी उनका एक एस्पेक्ट होता है। वो जानते हैं कि बच्चे को ज़्यादा फेल कर दिया जाए, रिजेक्ट कर दिया जाए तो उसकी मानसिकता बिगड़ जाती है। इसलिए सभी बोर्ड का एक एम होता है कि फेल नहीं करना। जब बोर्ड एग्जामिनेशन का पेपर सेट होता है तो उस पेपर सेट होने के बाद एक एक्सपर्ट उस पेपर को लिखता है, एंड ही यूज्ड टू एंश्योर दैट इवन एन एवरेज कैंडिडेट वुड एबल टू सॉल्व इट विद इन द टाइम लिमिट। 3 घंटे दिए गए हैं तो पेपर 2.5 घंटे में ही हो जाए। ब्रिलियंट बच्चा तो उसको 2 घंटे में ही कर लेगा, एवरेज बच्चा भी उसको 2.5 घंटे में कर लेगा, और जो वीक बच्चा है वो भी उसको 3 घंटे के अंदर तो निपटा दे और पास हो जाए। दिस दे यूज्ड टू एंश्योर while setting the board examination paper. Although रिसेंटली जो लास्ट ईयर मैथमेटिक्स और फिजिक्स का सीबीएसई बोर्ड में पेपर जो आया वो ऐसा नहीं था। इनफैक्ट वो इतना लेंदी था कि ब्रिलियंट बच्चों से भी वो विद इन टाइम लिमिट पूरा नहीं हुआ। बट सच टाइप ऑफ थिंग्स हैपन वंस इन 10 ईयर। 10 साल में कभी ऐसा होता है। अदरवाइज प्रायः तो हमने यह देखा है कि बोर्ड एग्जामिनेशंस आर क्वाइट इजी, द क्वेश्चंस आर आल्सो इजी, the time management is also not that big challenge. While when we talk about competitive examination, जब हम बात करते हैं IIT JEE की या जब हम बात करते हैं IPMT की, यहाँ पर अप्रोच अलग है, यहाँ पर उनका ऑब्जेक्टिव अलग है, यहाँ पर उनका एम सिलेक्शन नहीं है, देयर एम इज रिजेक्शन। वो अच्छी तरह से जानते हैं कि एग्जामिनेशन को 10 लाख से ऊपर कैंडिडेट दे रहे हैं और हमारे पास गिनी चुनी 10,000 सीटें हैं। 10 लाख से अधिक एग्जामिनेशन दे रहे हैं और हमारे पास 10,000 सीटें हैं। हम बहुत ज्यादा टेम्परिंग तो नहीं कर सकते। हमको एनीवे 9 लाख से अधिक कैंडिडेट को निराश करना ही है। एग्जामिनेशन के बाद जब रिजल्ट आएगा तो बहुत प्रसन्न और बहुत उत्साहित तो सिर्फ 10,000 ही रहेंगे, बाकी 9,90,000 को तो निराशाएं देखनी ही। और उनको ट्रूथफुली स्पीकिंग वो जो कैंडिडेट निराश होने वाले हैं उनकी कोई परवाह भी नहीं है। उनको ज्यादा परवाह यह है कि ये जो 10,000 कैंडिडेट हैं, दे मस्ट बी राइट कैंडिडेट, दे मस्ट बी एलिजिबल कैंडिडेट, दे मस्ट बी डिजर्विंग कैंडिडेट, कहीं किसी गलत कैंडिडेट का चयन नहीं हो जाए। तो उनका फोकस तो होता है रिजेक्शन की तरफ, सिलेक्टिंग द बेस्ट and rejecting the rest. This is their aim. जब इस तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का पेपर तैयार होता है तो एक एक्सपर्ट उस पेपर को देकर चेक करता है कि हिंदुस्तान का ऐसा कोई सा भी बच्चा नहीं हो जो इस पेपर को टाइम लिमिट में पूरा कंप्लीट कर सके। They used to ensure कि 3 घंटे यदि दिए गए हैं तो उस 3 घंटे में हिंदुस्तान का एक भी ऐसा बच्चा नहीं हो जो इस पेपर को इस टाइम लिमिट में पूरा कर पाए, और जो कर जाए वो ऑल इंडिया रैंक 1 कहलाए। ये उनका एम होता है, इस हिसाब से पेपर सेट होता है। तो यदि आप EIR 1 हो तो आप पेपर को पूरा कर लोगे। यदि आप टॉप 100 में आने वाले हो तो शायद 90% या 95% पेपर को कर पाओगे। यदि आप टॉप 1000 के लायक हो तो शायद आप 70% पेपर को ही कर पाओगे, और यदि आप टॉप 10,000 में अपनी रैंक बनाने की पोजीशन में हो तो शायद आप 50 या 60% पेपर को कर पाओगे। This is the general situation with the paper pattern that appears in IIT JEE और AIPMT. बहुत टफ पेपर भी होता है, ट्रिकी होता है, चैलेंजिंग होता है, क्वेश्चंस का लेवल कुछ अलग होता है, वो बोर्ड एग्जामिनेशन जैसा नहीं दिखता है। कई बार कई क्वेश्चंस तो अल्ले पल्ले ही नहीं पड़ते हैं कि इसमें दिया क्या है, करना क्या है, कैसे करना है।
चैप्टर को हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रखा है, खूब समय दे रखा है, बोर्ड में किसी भी तरह का सवाल आ जाए उस पर से हम कर सकते हैं, मगर IIT JEE में या AIPMT में उस पर से सवाल आ रहा है तो हमको समझ ही नहीं पड़ रहा है। ऐसी सिचुएशन बनती है, जो समय दिया गया है उसमें कहीं पेपर ही नहीं हो रहा है। यू नीड टू लर्न द टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है कि हम क्या पहले करें, कौन से सब्जेक्ट को पहले करें। एक ही पेपर में 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो किस सब्जेक्ट को हमें पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, उस सब्जेक्ट में भी किस पैटर्न के क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, कौन कौन से चैप्टर हमारे सॉलिड है, किन चैप्टर्स पर हमें जब क्वेश्चन आता है तो हम उसको पहले उठाएं, कौन से चैप्टर हमारे ज्यादा अच्छी तरीके से करे हुए नहीं है, कौन से चैप्टर्स हमारे कमजोर हैं, उन चैप्टर्स के सवाल को हम देखें ही नहीं, पढ़े ही नहीं, उनके लिए रखा गया जो समय है वो हम दूसरे चैप्टर्स के सवालों में लगा दें। जो कुछ करे सही करें, गलतियां कम से कम करें। हमें यह समझना कि किस तरह के सवालों में नेगेटिव मार्किंग होती है और उन नेगेटिव मार्किंग वाले सवालों को कैसे अटेम्प्ट करना। भाई बोर्ड में कोई ऐसा सवाल नहीं आता जिसमें नेगेटिव मार्किंग हो, बोर्ड में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। बोर्ड में कोई सवाल आया, आपने कुछ जवाब लिखा, आपको पता है वो गलत है, कोई हानि नहीं, नुकसान नहीं होगा, बल्कि देयर इज अ चांस कि फायदा हो जाए, देयर इज अ चांस कि उस सवाल को पढ़ा ही नहीं जाए, उसके आंसर को पढ़ा ही नहीं जाए, जो इवैल्यूएशन कर रहा है वो आंख बंद करके उसको भी टिक कर दे और मार्क्स दे दे। ऐसा हो सकता है बोर्ड में, इट हैपेंस, मगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में नहीं होता। देयर इज नेगेटिव मार्किंग। यदि आपने गलती से भी किसी सवाल का गलत जवाब दे दिया तो मार्क्स मिलने के बजाय या 0 मिलने के बजाय -1 हो जाता है। -1 मतलब और नुकसान हो गया। तो टाइम मैनेजमेंट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट कि किस टॉपिक को पहले करना, किस सब्जेक्ट को पहले करना, किस तरह के सवालों को पहले करना। एक और चीज जो आप मॉक टेस्ट पेपर से सीखते हो, दैट इज, क्या होता है जब आप ढेर सारे पेपर्स देते जाते हो, एक ही टॉपिक पर आपने मान लीजिए एक पेपर दिया, यू डेवलप अ स्किल, आप अपने अंदर एक ऐसे स्किल डेवलप कर लेते हो कि बाय लुकिंग क्वेश्चन एट वंस, you just have a glance over the question and you are able to predict that you could solve it or not. जैसे मैं खुद जब पढ़ता था तो जब मैंने थ्योरी पढ़ ली, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने बैठा, तो जब मैं ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने बैठता था, जब ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करी होती थी, तो उस क्वेश्चन को देखकर मुझे समझ में नहीं आता था कि इस क्वेश्चन में क्या दिया होगा, क्या पूछा होगा, मैं उसे कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, यह मुझे नहीं समझ में आता था। इस बात को समझने के लिए मुझे बड़े ध्यान से उस सवाल को पढ़ना पड़ता था। फिर बड़े ध्यान से जब उस सवाल को पढ़ता था तो मुझे यह समझ में आता था कि इसमें क्या क्या चीज दी हुई है, क्या पूछी है। फिर जो चीज पूछी गई है उसके लिए मैं प्रयास करता था, कोशिश करता था, और कोशिश करने के बाद, सॉल्व करने के बाद मुझे कभी तो आ जाता था या कभी नहीं भी आता था। कई बार मुझे सॉल्यूशन देखना पड़ जाते थे। ऐसा तब होता है जब आपने कोई बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस नहीं करी हो। ऐसी स्थिति में एग्जामिनेशन में जब कोई सवाल आता है तो उस सवाल को में आप समय पूरा देते हो, पढ़ने में पूरा समय देते हो, अटेम्प्ट करने में पूरा समय देते हो, मगर मार्क्स मिलना ना मिलना इसकी एक अनसर्टेनिटी रहती है। वाइल द अनदर सिचुएशन व्हेन यू राइट लॉट ऑफ मॉक टेस्ट पेपर्स, जब आप ढेर सारे मॉक टेस्ट पेपर्स देते हो, हर महीने आपने कम से कम 10-10 पेपर्स दिए हुए हैं, यू डेवलप अ स्किल, आप अपने अंदर एक ऐसी स्किल डेवलप कर लेते हो कि जब कोई सा भी सवाल आपके पढ़े हुए टॉपिक पर आता है तो बिना उस क्वेश्चन को रीड करे, सिर्फ आप उसके लेंथ को, फिगर को, उसके अपीयरेंस को एक झलक देखते से ही आप एकदम से दिमाग में आपके आ जाता है
कि इस क्वेश्चन में डेफिनेटली यह चीज दी होगी और कुछ इस तरह की चीज पूछी होगी, फिर आप यह भी कंक्लूड कर लेते हो कि मैं इसे कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। आप उसी समय यह सोच लेते हो कि हाँ मैंने इस तरह के सवाल ढेर सारे करे हुए, आई विल एबल टू सॉल्व इट, लेट मी रीड इट प्रॉपरली, let me take down the data properly, let me solve it properly and I will definitely able to answer it। और कई बार आप एकदम से ये भी कंक्लूड कर लेते हो यार इस तरह के सवाल मैंने प्रैक्टिस के दौरान करे बहुत हुए हैं, हमेशा गलत होते हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती है और बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हूं मैं इस तरह के सवाल में। इस तरह की चीज, इस तरह की स्किल आप डेवलप कर लेते हो, दैट जजिंग एनी क्वेश्चन इन अ सिंगल ग्लैंस, किसी भी सवाल को एक ही नजर में आप जज कर लें कि इसमें क्या दिया हुआ होगा और इसमें क्या पूछा हुआ होगा, और जो दिया है, जो पूछा गया है, वो मुझसे बनता है या नहीं, मैं कर पाऊंगा या नहीं, मुझे इसको पढ़ने में समय देना चाहिए अथवा नहीं देना चाहिए। यदि मैं कर पाऊंगा तो मैं पढ़ने में समय भी दूंगा, सॉल्व करने में समय भी दूंगा और सही तरीके से मार्क भी कर दूंगा। मगर मैं हल्का सा भी अनकंफर्टेबल होऊंगा, मेरा कॉन्फिडेंस हल्का सा भी कम होएगा, मुझे लगेगा कि यार नहीं कर पाऊंगा, तो मैं एटलीस्ट उसको बाद के लिए रख दूंगा। मैं एग्जामिनेशन का पहला 2 घंटा देने के बजाय उसमें आखिरी का 1 घंटा देना पसंद करूंगा कि भाई पहले 2 घंटे में तो मुझको वह करना चाहिए जो मुझको अधिक से अधिक आता है, जिसमें मुझको सर्टनली मार्क मिलेंगे, जिसमें सिर्फ पॉजिटिव मार्क ही मिलना है, कोई नेगेटिव मार्क होने की संभावना ही नहीं है। इस तरह की बात आप जनरली मॉक टेस्ट पेपर्स देने से सीखते हो, अपने अंदर वह स्किल, वह कैलिबर डेवलप कर लेते हो। एंड लास्टली इवैल्यूएटिंग योरसेल्फ, get to know about your position, your ranking and rating। आपकी क्या रैंकिंग है, क्या रेटिंग है, you always do by evaluating yourself। देखिए, when you are following M learning, it's a self study tool। M learning is a self study tool। आप अपने से पढ़ते हो। यह मॉक टेस्ट पेपर भी दे आर सेल्फ इवैल्यूएटिंग। आपको स्वयं को, यू नीड टू बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। The sincerity level, the integrity level with yourself would be very high। तो आप यह सारे ऑब्जेक्टिव को समझोगे और इन मॉक टेस्ट पेपर्स को अच्छी तरह से देकर आप इनसे मैक्सिमम गेन करोगे। इन सब बातों को जानने के बाद अब जो दूसरी बात मैं तेजी से डिस्कस करना चाहूंगा, दैट इज अ मेथोडोलॉजी। किस तरीके से आपको इन मॉक टेस्ट पेपर्स को देना चाहिए। द मेथोडोलॉजी। मैं बड़ा स्पेशल तरीका जो समझा रहा हूं उसको बड़े ध्यान से सुनो और उसको अप्लाई करने की कोशिश करो। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन पेपर जो आपको दिए जा रहे हैं, आपको उनका हार्ड कॉपी प्रिंट आउट निकाल लेना चाहिए। लाइक दिस इज फॉर 12th स्टैंडर्ड। कुछ इतने सारे टेस्ट हैं। द नंबर ऑफ टेस्ट दैट आर बीइंग प्रोवाइडेड इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 टेस्ट पेपर्स 12th क्लास के लिए दिए जा रहे हैं। और जो टॉपिक्स हैं, अ टेस्ट ओवर रिफ्रैक्शन थ्रो प्लेन सरफेस, अ टेस्ट ओवर रिफ्रैक्शन थ्रो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अ टेस्ट ओवर रिफ्रैक्शन थ्रो कर्व्ड सरफेस एंड लेंस, अ टेस्ट ओवर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, देन अ टेस्ट ओवर डेफिनेट इंटीग्रल
functions, limits, continuity, differentiability, a test over colligative property, a test over differentiation, and a test over a complete syllabus. 12th वालों के लिए यह सभी टेस्ट दिए जा रहे हैं। इसी तरीके से 11th के लिए जो टेस्ट दिए जा रहे हैं, लेट मी चेक देम। These are the test for 11th standard. The number of test papers for this month is, याद रहे, from here onward you will get a test series almost every month. हर एक महीने आपको एक टेस्ट सीरीज दी जाएगी जो आपको सॉल्व करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, almost 10 or 11 papers are there. The test over NLM friction, the test over mathematical tool, gaseous state, atomic structure, work power energy, circular motion, basic physical chemistry, quadratic equation, trigonometry, motion in 1D, 2D, logarithm and accumulative test. यह सभी टेस्ट आपको दिए जा रहे हैं। सबसे पहली बात, इन सभी टेस्ट का हार्ड कॉपी प्रिंट आउट आप निकाल के फाइल में सबसे पहले लगा लीजिए। यह सभी टेस्ट आंसर्स और सॉल्यूशन के साथ में है, जो आपको टेस्ट देने के बाद आपको सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए और सेल्फ एनालिसिस के लिए मदद करेंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट हैव अलार्म क्लॉक, मैंडेटरी टाइम सेट करने के लिए, एंड सिट इन अ आइसोलेटेड रूम। यू मे सिट अलोंग विथ योर फ्रेंड्स एज वेल। आप दो बच्चे साथ में बैठकर भी टेस्ट दे, एक दूसरे को थोड़ा वॉच करते हुए, तो और भी अच्छा रहता है। साथ में टेस्ट देना, साथ में इवैल्यूएशन करना, साथ में एनालिसिस करना बड़ा अच्छी बात होती है। दो फ्रेंड्स साथ में जो लाइक माइंडेड है, जिनके टारगेट सेम है, ये साथ में जब पढ़ाई करते हैं तो और अच्छा होता है। 3 या 3 से ज्यादा हो जाए तो मस्ती ज्यादा होने लगती है, मगर 2 फ्रेंड तो बहुत अच्छी तरह साथ में पढ़ते हैं यदि वो लाइक माइंडेड है, उनके एम और उनके टारगेट एक जैसे। अब आपको करना क्या है, यह क्वेश्चन पेपर है, साथ में घड़ी है, और इसके अलावा आपको एक आंसर शीट अलग से रखनी होगी पूरी, एक पेपर जिसको आप आंसर शीट कहोगे, एंड फ्यू रफ पेपर्स। इसके साथ में आपको एक बॉल पॉइंट पेन, ब्लू पेन एंड अ पेंसिल। मैं इस जगह पर एम्फेसिस दे रहा हूं, एक बॉल पॉइंट पेन, अ ब्लू पेन एंड अ पेंसिल, 2 चीज हमें चाहिए टेस्ट पेपर देने के लिए। अब हम कैसे देंगे? फॉर एग्जाम्पल, टुडे आई हैव डिसाइडेड कि मैं यह टेस्ट पेपर दूंगा, एनएलएम फ्रिक्शन पर यह टेस्ट पेपर है, और 2 घंटे का यह टेस्ट पेपर है, मैक्सिमम मार्क्स है 118। एनएलएम फ्रिक्शन के इस टेस्ट पेपर को आज मुझे देना है, 2 घंटे का यह पेपर है। मैंने अलार्म सेट कर लिया 2 घंटे का, 2 घंटे के अंदर वो बच जाएगा, और आंसर शीट साथ में है, रफ शीट साथ में है। आई स्टार्टेड माय पेपर विथ बॉल पॉइंट पेन। मैं सबसे पहले पेंसिल को अलग रखूंगा, अभी पेंसिल को हाथ नहीं लगाऊंगा, पेंसिल मेरे साथ में रखी हुई है, पर मैं बॉल पॉइंट पेन उठाता हूं, और बॉल पॉइंट पेन से, ब्लू पेन से मैं एक एक क्वेश्चन को देखना चालू करता हूं, पढ़ना चालू करता हूं। रफ शीट में जहां आवश्यक है वहां पर कैलकुलेशन करता हूं, सॉल्व करता हूं, और क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर मेरी आंसर शीट में लिखते जाता हूं। जो नेचुरल तरीका है, बिल्कुल वही तरीका, सालों से आप पेपर देते चले आ रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही दीजिए। और आपका कोशिश यह होनी चाहिए कि मुझे अधिक से अधिक क्वेश्चंस मेरे अटेम्प्ट हो, अधिक से अधिक सही हो, मैं गलतियां कम से कम करूं इस 2 घंटे के समय में। जैसे ही 2 घंटे होते हैं, वह अलार्म बजता है, जैसे ही घड़ी ने यह सिग्नल दे दिया टाइम इज अप, आप 1 मिनट के लिए जरा रुक जाइए, रख दीजिए पेपर, फिर वापस रख दीजिए अपना बॉल पॉइंट पेन। पर अभी आपको अपनी सीट से उठना नहीं है, अभी आंसर नहीं उठाना है, अभी सॉल्यूशंस नहीं उठाने।
अब आपको सिर्फ 1 मिनट का ब्रेक लेते हुए बॉल पॉइंट पेन को रख देना है और अब पेंसिल को उठा लेना है। अब सिचुएशन यह है कि पहले जो आपने लिमिटेड टाइम में जो करा था वो ब्लू बॉल पॉइंट पेन से करा था, रफ शीट में भी वह ब्लू बॉल पॉइंट पेन से दिख रहा था और आंसर शीट में भी वह ब्लू बॉल पॉइंट पेन से ही लिखा हुआ दिख रहा था। 2 घंटा ओवर हो जाने के बाद अब आपने पेंसिल उठा ली है। अब हम कहते हैं कि आपके ऊपर कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई टाइम का प्रेशर नहीं है। अब आपको इसी पेपर को फर्दर करना है, क्योंकि जो टाइम लिमिट होता है उस टाइम लिमिट में, फॉर एग्जांपल दिस पेपर ओवर एनएलएम कंसिस्ट ऑफ 35 क्वेश्चंस ओवर एनएलएम एंड फ्रिक्शन। द टाइम अलॉटेड इज 2 आवर। मगर उस 2 घंटे में आप पूरे 35 क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। आप पाओगे कि 2 घंटे में मुझसे तो सिर्फ 25 ही हुए या 20 ही हुए। 5-10 क्वेश्चंस तो ऐसे रहे जिनको पढ़ने का ही समय नहीं मिला मुझे। समय इतना कम पड़ गया कि 5-10 क्वेश्चंस तो पढ़ ही नहीं पाया। मुझे तो पता ही नहीं है कि वो मैं कर पाता या नहीं कर पाता। और वो जो मैंने 20-25 क्वेश्चंस करे उसमें कितने सही कितने गलत, उसमें से भी कुछ गलत होंगे। तो अब मैंने क्या करा है, बॉल पॉइंट पेन रख दिया और पेंसिल उठा ली। अब मैं इस पेपर को फर्दर करता रहता। 2 घंटे के बाद अगला आवश्यकता होती है तो आधा घंटा, और आवश्यकता होती है तो 1 घंटा, और भी लगे तो मैं 2 घंटे तक और बिताऊं। मैं सारे एक एक सवाल को अब मैं पढ़ूंगा। टाइम का कोई बंधन है ही नहीं, ध्यान से पढ़ूंगा और उसको करने की कोशिश करूंगा। अब जो मैं आंसर उसी आंसर शीट पर लिख रहा हूं वो पेंसिल से लिख रहा हूं। वो बिल्कुल साफ दिखेगा कि यह एक्सटेंडेड टाइम में करा हुआ है। अब इस एक्सटेंडेड टाइम में न केवल मैं पेपर को पूरा करूंगा, बल्कि जो मैंने बॉल पॉइंट पेन से जो आंसर्स मार्क करे थे, जो आंसर्स लिखे थे, जो आंसर्स कंक्लूड करे थे, उन्हें मैं पेंसिल से दोबारा, अभी भी मैंने आंसर शीट नहीं देखी है, सॉल्यूशन नहीं देखा, सॉल्यूशन आंसर शीट बिल्कुल अलग है। अभी मैं दोबारा उनको पेंसिल से करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं चेक करता हूं कि मैंने समय के दबाव में यदि कोई गलती करी है, बॉल पॉइंट पेन से जो गलती करी है, तो उसको एटलीस्ट पेंसिल से सुधार सकता हूं। वो मेरा एक लर्निंग प्रोसेस ही होगा। देखिए, राइटिंग दिस टेस्ट पेपर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ लर्निंग। ये पूरी तरीके से एक ट्रेनिंग का एक दूसरा तरीका है। भाई, वीडियो लेक्चर में आप सुन रहे हो, स्टडी मटेरियल में आप एक अलग तरीके से अटेंड कर रहे हो, टेस्ट पेपर में आप जो लर्निंग प्रोसेस है चेंज हो जाता है और बेहतर लर्निंग मेथड हो जाता है। अब आप पेंसिल से दोबारा पूरे पेपर को अनलिमिटेड टाइम के लिए सॉल्व कर रहे हो। जितना अधिक से अधिक कर सकते हो, जितना अधिक से अधिक सही कर सकते हो, पहले की हुई गलतियों को यदि सुधार सकते हो तो प्रयास करो और सुधार दो। इस तरीके से 2 घंटे तो लिमिटेड टाइम हुआ, और अनलिमिटेड टाइम जब आप पेंसिल के साथ में दोगे तो शायद 3 या 3.5 घंटे तक दोगे आप इसमें। नाउ इट्स टाइम फॉर इवैल्यूएशन, इट्स टाइम फॉर एनालिसिस। आफ्टर फिनिशिंग दिस, अब आप इसी के साथ में जो आपको आंसर शीट दी जा रही है, यह क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन पेपर के नंबर ऑफ पेजेस हैं 5, और यह जो आंसर शीट है। अब आप क्या करते हो, इवैल्यूएशन भी 2 तरीके से करोगे, एक ब्लू पेन से और एक पेंसिल से। ब्लू पेन से जो आपने आंसर्स मार्क करे थे उनको आप ब्लू पेन से ही चेक करोगे। फर्स्ट का आंसर देखा आपने, क्या लिखा था, इधर क्या है, या तो आप +3 दोगे या -1 दोगे। इसी तरह से सेकंड का आपने क्या आंसर लिखा, इधर क्या दिया हुआ है, आइदर +3 और -1। इस तरीके से आप ब्लू पेन से अपने आप को इवैल्यूएट कीजिए, कितने सही कितने गलत, और ब्लू पेन से जो आए हुए मार्क्स है उसको लिख दीजिए। फिर आप वही पेंसिल उठाइए और पेंसिल से जो पेंसिल के आंसर्स लिखे हैं उनका इवैल्यूएशन कीजिए, और पेंसिल से जितने मार्क्स आए वो लिख दीजिए। नाउ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स
टू कंक्लूड, सबसे पहले यह देखना है कि ब्लू पॉइंट से पेन से आए हुए मार्क्स और पेंसिल से आए हुए मार्क्स उसमें कितना फर्क है। डेफिनेटली पेंसिल से जो आपने इवैल्यूएशन करा है, पेंसिल से जो आपने अटेम्प्ट लगाए हैं, उसमें आपको मार्क्स ज़्यादा रहेंगे और ब्लू पेन से जो मार्क्स आए वह कम रहेंगे। ये जो डिफरेंस है, ये कितना डिफरेंस है, जो बातें आपको कंक्लूड करनी है। ब्लू पेन से आपके कितने कंसेप्चुअल मिस्टेक्स हुई, कितनी सिली मिस्टेक्स हुई, कितना अटेम्प्ट कर पाए, कितना आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए। कंसेप्चुअल मिस्टेक जो दिख रही हैं, कंसेप्ट को दोबारा स्टडी कीजिए, कंसेप्चुअल मिस्टेक को सुधारिए कि इस जगह पर, इस कंसेप्ट पर आया हुआ प्रॉब्लम था, हमने किस तरीके से गलत कंसेप्ट सोचा, गलत बात सोची और गलत आंसर मार्क करा। सही थॉट प्रोसेस क्या है, कैसे सोचा जाना चाहिए, कैसे हम सही आंसर तक कंक्लूड कर पाएंगे। हम अपने कंसेप्ट को वहीं का वहीं सुधारें आंसर देखकर। यदि सिली मिस्टेक है तो सिली मिस्टेक बहुत जरूरी होता है नोटिस होना, ये समझ में आना कि इस तरह की गलती हमने तेजी से करी और इस गलती की वजह से हमारे +3 के बजाय -1 हो गए। यदि यह गलती नहीं करी होती तो हमारे +3 होते और गलती करने की वजह से हमारा -1, मतलब एक मेजर नुकसान हो गया है। तो समय भी गया, मार्क्स भी नहीं आए और जो दूसरे सवालों के सही करने से जो मार्क्स आए थे उसमें से और मार्क लेकर उड़ गए। तो ये जो सिली मिस्टेक है, ये एक बार यदि आपने नोटिस कर ली तो मेरा दावा है कि अगले पेपर में या फाइनल एग्जामिनेशन में सेम सिली मिस्टेक आप नहीं करते हो। मुझे आज भी याद है 10th क्लास में 75 मार्क का मेरा पेपर हुआ था। 10th क्लास में मैथमेटिक्स का 75 मार्क का पेपर था और मुझे 73 आए थे और मुझे आज भी याद है कि वो 2 मार्क मेरे जो कटे थे वो सिली मिस्टेक में कटे थे। वो कैसी सिली मिस्टेक थी मैं आज भी याद करता हूं। वो स्टैटिस्टिक्स का सवाल था। स्टैटिस्टिक्स में कुछ मीन मीडियन मोड निकालने वाले सवाल था और उसमें एक जगह था 2 × 80, मुझको करना था 2 × 80, आंसर होता है 160, पर क्या पता मेरे दिमाग में क्या आया होगा, मैंने 120 लिखा और 120 लिखकर मैंने वो टोटलिंग करी तो जो मीन आया था वो मेरा हल्का सा एररियस था। सब कुछ ठीक था पर ये छोटी सी गलती की वजह से 5 मार्क का सवाल था, शायद उन्होंने 2 मार्क काट लिए मेरे इस वजह से, और जहां मुझको 75 आउट ऑफ 75 आने थे वहां मुझको 73 आउट ऑफ 75 आए। आज भी मुझे यह गलती याद है कि एक बार मैंने 2 × 180 इज इक्वल टू 120 लिख दिया था। 2 × 80 इज इक्वल टू 120 लिख दिया था और उसकी वजह से जहां मुझको 100% मार्क मिलने थे वहां मेरे 2 मार्क कट गए। जनरली ऐसा होता है कि सिली मिस्टेक जब आप करते हो, जब आप नोटिस कर लेते हो कि इससे मुझको नुकसान हो गया, तो जनरली आप उसको फिर दोहराते नहीं हो, रिपीट नहीं करते। तो ये आप देखो कितनी सिली मिस्टेक हो रही है, कितना आपकी स्पीड कम हो रही है। आपको 2 घंटे में 35 सवाल करने के लिए कहा गया है और आप 20 ही कर पा रहे हो। इसका मतलब आपको स्पीड को डबल करना है। अब एकदम से एक दिन में, 1 महीने में नहीं होगी ये चीज। इंक्रीजिंग योर स्पीड इज ए स्लो प्रोसेस। आप सोचोगे, प्रयास करोगे तो अगले 15 महीने में आप अपनी स्पीड को बढ़ा पाओगे, डबल कर पाओगे। प्रयास करते रहना जरूरी है, कोशिश करते रहना जरूरी है। आपको यह सोचना है कि एग्जामिनेशन देते समय आप कितने ठंडे दिमाग से थे, कितना आप उहापोह में थे, कितना आप टेंशन में थे, जिसकी वजह से यह स्पीड भी कम हो रही है, गलतियां भी हो रही है। फिर जो आपने पेंसिल से मार्क करा है, आप देखिए कि जब आपको अनलिमिटेड टाइम मिल जाता है तब भी आप कितने सवालों को नहीं कर पा रहे। भैया जब समय की सीमा नहीं रही और फिर भी सवाल नहीं हो रहे, इसका मतलब कहीं ना कहीं चैप्टर को पढ़ने में कुछ ना कुछ कमी है। हम कुछ ऐसे कंसेप्ट है जिनको अप्लाई कर ही नहीं पा रहे हैं, तो उन कंसेप्ट को दोबारा रिवाइज करा जाना, दोबारा पढ़ा जाना, उन पर प्रॉब्लम्स को दोबारा प्रैक्टिस करा जाना, कुछ और प्रॉब्लम्स करके देखा जाना। जब आप सॉल्यूशन देखोगे तो आपको समझ में आएगा। आप यह देखो कि कितने ऐसे सवाल थे जो लिमिटेड टाइम में नहीं हुए पर अनलिमिटेड टाइम में हो गए। कितनी गलतियां आपने सुधार ली, कितनी कंसेप्चुअल मिस्टेक आपने पेंसिल से सुधार ली, कितनी सिली मिस्टेक्स आपने पेंसिल से सुधार ली।
तो वो एक ऐसी चीज है कि जब आपको अनलिमिटेड टाइम मिल जाता है तो आप सुधार भी लेते हो, वो आप बड़ी आसानी से लिमिटेड टाइम में भी सुधार सकोगे। इस तरीके से आप इस टेस्ट पेपर को दीजिए। मैं दोबारा तेजी से बोलता हूं, सॉलिटरी रूम, प्रेफरेबली अलॉन्ग विथ योर फ्रेंड, अकेला कमरा हो और अलार्म क्लॉक लगी हुई हो, मेन आंसर शीट आपके सामने हो, कुछ रफ शीट आपके सामने हो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पेपर को हमें दो तरीके से देना है, बॉल पॉइंट पेन से लिमिटेड टाइम के लिए और फिर पेंसिल से अनलिमिटेड टाइम के लिए। बॉल पॉइंट पेन का इवैल्यूएशन बॉल पॉइंट पेन से ही होएगा, उसके मार्क्स अलग लिखे जाएंगे। उसमें यह देखा जाएगा कितने कंसेप्चुअल मिस्टेक, कितने सिली मिस्टेक, कितने अटेम्प्टेड, कितने अनअटेम्प्टेड, और फिर पेंसिल का इवैल्यूएशन पेंसिल से ही होएगा। उसमें भी यही बात देखी जाएगी कि कितने नहीं कर पाए, उसमें कितने नहीं कर पाए बेहद इंपॉर्टेंट है, कितनी वहां पर सिली मिस्टेक फिर भी हुई, कितनी कंसेप्चुअल मिस्टेक फिर भी हुई, कितनी गलतियों को आप नहीं पकड़ पाए, कितनी गलतियों को आपने पकड़ लिया, कितने को सुधार लिया। एंड वंस अगेन ड्यूरिंग सेल्फ इवैल्यूएशन, बहुत एक बात ध्यान रखें, ये जो हम टेस्ट पेपर्स दे रहे हैं सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए, आपको किसी को इसके मार्क्स बताना नहीं है। दिस इज समथिंग दैट यू आर डूइंग फॉर योरसेल्फ। सेल्फ इंटीग्रिटी, सेल्फ ऑनेस्टी, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ डिटर्मिनेशन, सेल्फ डेडिकेशन, सेल्फ डिसिप्लिन, these are important characteristics that you need to have in order to get maximum benefits from this M-learning program. आप ये बात सोचो कि ये जो मैं टेस्ट पेपर दे रहा हूं, ना तो मुझको अपने किसी मित्रों को बताना है, ना मुझे अभी किसी टीचर्स को बताना है। पेरेंट्स को भी ज्यादा चर्चा मत करो, ठीक है, थोड़ी थोड़ी उनको बताते रहो, जहां आप मतलब, क्योंकि पेरेंट्स तो हमेशा आपको मोटिवेट ही करते हैं। तो जहां आपको अपनी कमी लग रही है, जो आपको सुधारना है, आप अपने मम्मी पापा के साथ में बताते रहोगे तो आपके लिए हमेशा अच्छा कहेंगे। बट द थिंग इज कि इट्स ऑल अबाउट सेल्फ। आपको ईमानदारी से पेपर देना है और ईमानदारी से अपने आप को समझना है और अपने आपको सुधारना है। आपको यह बात समझना है कि जो आपने टारगेट लिया है, जो आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हो, वो इतनी आसान नहीं है। उसमें 10 लाख में से 10,000 ही सिलेक्ट हो पाते हैं। यू नीड टू बी अमंग दोस टॉप 1%, और वो जो टॉप 1% है, दे आर नॉट एवरेज कैंडिडेट, दे आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट, देयर बिहेवियर इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ये चारों तरफ दिखने वाले छात्रों जैसे नहीं दिखते हैं। इनफैक्ट ये तो वो कैंडिडेट होते हैं जो कभी चारों तरफ दिखते ही नहीं है, जो बंद रहते हैं, जो अपने पढ़ाई में लगे रहते हैं, जो अपने कैरियर के लिए, अपने पर्सनालिटी में अपना समय बिताते रहते हैं। दे डजंट स्पेंड टाइम इन मॉल्स, इन स्ट्रीट्स विद गर्लफ्रेंड और विद बॉयफ्रेंड, वो ऐसे नहीं होते हैं। They spend time with their studies, they spend their time with their curriculum, their study material, their test papers. So you need to behave in that manner. This is the methodology, and as far as this frequency is concerned, वो मैंने सबसे पहले बताया है कि मैं 11th के बच्चों के लिए कहूँगा कि भाई हर महीने 5 से 6 पार्ट टेस्ट और कम से कम 1 से 2 फुल टेस्ट। और 12th के लिए सबसे इंपॉर्टेंट समय अब चालू हो चुका है, हर महीने कम से कम 2 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज होनी चाहिए। अच्छा, एक और बात, ये जो इवैल्यूएशन और एनालिसिस पार्ट है, 2 घंटे का टेस्ट पेपर यदि है तो उसके इवैल्यूएशन एनालिसिस में भी 2 ही घंटे लग जाते हैं। एक और बार सारे सवालों को पढ़ना, सारे आंसर्स को पढ़ना, हमारा दिए हुए आंसर को पढ़ना, उनके दिए हुए आंसर को पढ़ना, दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या सुधार करना है, तो 2 घंटे ही आपको इवैल्यूएशन में लगेंगे। तो इट वुड कंज्यूम टाइम, व्हाट आई मीन टू से। हाँ, 12th वालों के लिए जो है फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कम से कम एक फुल लेंथ टेस्ट सीरीज। इन द मंथ ऑफ जनवरी, फरवरी आपको ऑलमोस्ट हर महीने 3 टेस्ट सीरीज देनी होगी इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड फरवरी।
और वो मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा। सारे टेस्ट पेपर्स मेरी तरफ से आपको मिलते जाएंगे, आप तो बस समय निकालो और देते जाओ। मार्च मंथ हम लोग जनरली पूरा फ्री छोड़ देंगे, कोई टेस्ट पेपर्स नहीं, क्योंकि आपके स्कूल एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन चलते रहेंगे। वाइल इन द मंथ ऑफ अप्रैल तब तक हमारा पूरा सिलेबस हो चुका रहता है। ऑलमोस्ट हर 3 दिन में एक टेस्ट पेपर, मीन्स पूरे महीने में ये समझो कि 8 से 10 टेस्ट सीरीज हम लोग देते हैं, और हम पूरा रिवीजन टेस्ट पेपर्स के थ्रू करते हैं। हमने पूरा सिलेबस पढ़ लिया होता है, हम पूरा रिवीजन, सिर्फ टेस्ट पेपर्स देते जाते हैं, उसका एनालिसिस करते जाते हैं। हम एग्जामिनेशन टेम्परामेंट भी सुधारते हैं, हम ये सारी बातें भी सीखते हैं, और साथ में पूरा रिवीजन भी करते रहते हैं। वाइल इन द मंथ ऑफ मे टेस्ट सीरीज ऑलमोस्ट ऑल्टरनेट डे। हम यह जो टेस्ट सीरीज देना बंद करते हैं एग्जामिनेशन से ठीक 4 दिन पहले, हम फिर टेस्ट पेपर्स देना बंद कर देते हैं। आखिरी के 3-4 दिन में कहता हूं कि कोई टेस्ट पेपर मत दो। कोई टेस्ट पेपर देने के बजाय जितना भी टेस्ट पेपर देना है वो एग्जामिनेशन से 4 दिन पहले तक दे दिए, और खूब दे दिए, भरपूर दे दिए। आखिरी के 4 दिन टेस्ट पेपर्स देने के बजाय आप सिर्फ और सिर्फ नोट्स को रिवाइज करते हो, अपने आप को साइकोलॉजिकली स्ट्रांग बनाते हो, थोड़ा मेडिटेशन में ज्यादा समय देते हो। मतलब whoever is a गॉड, आप उसको याद करते हो, आप मेडिटेशन करते हो, योगा करते हो, इन सब चीज में आखिरी में थोड़ा समय देने लगते हो, सो दैट आप फोकस्ड हो जाओ, आपका कंसंट्रेशन बढ़ने लगे, और आप सिर्फ रिवीजन करो। सिर्फ रिवीजन किस तरीके से? अपने नोट्स से, अपने खुद के लिखे हुए, हाथ के लिखे हुए नोट्स से, फॉर्मुलेस, उनको देखते जाओ। पूरा 2 साल में जो पढ़ा है उन सबको ध्यान से पढ़ो। एनीवे, इस बात को मैं आगे समय के साथ और भी बताऊंगा। दिस ऑल आई विश टू कम्युनिकेट बिफोर राइटिंग दिस टेस्ट सीरीज। आप सभी जो टेस्ट सीरीज आपको भेजी गई है इसका प्रिंट आउट निकालिए, और आने वाले समय में इसको एक एक करके देते जाइए। पहले पार्ट टेस्ट पेपर्स दीजिए, फुल टेस्ट पेपर्स दीजिए। और एक और बात, हर टेस्ट में आखिरी में जो आंसर शीट है, आंसर शीट के नीचे एक टेबल मैंने बना रखा है, दिस अ सेल्फ असेसमेंट टेबल। आप अपने से एसेस करें। आपने टेस्ट पेपर दिया, आपको जो मार्क्स आए हैं उन मार्क्स को देखें, कितने मार्क्स आए हैं और वो मार्क्स किस रेंज में कहाँ फॉल कर रहे हैं। रिमार्क को देखिए, अपने रैंक प्रोजेक्शन को देखिए। हम कहते हैं कुछ इसी तरह का परफॉर्मेंस आगे के सभी टेस्ट में यदि बना रहता है तो आपकी कुछ इस तरह की रैंक प्रोजेक्ट होती है, सब्जेक्ट टू कंडीशन कि यह परफॉर्मेंस आगे हर चैप्टर के लिए बना रहे। यह रैंक प्रोजेक्शन देखकर आपको कितना सुधार करना है वह सुधार कीजिए। क्या आपके एम है, क्या आपके ऑब्जेक्टिव है, उस हिसाब से पढ़ाई कीजिए, ठीक है ना। विद दैट नोट आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए, एंड अगले महीने कुछ इसी तरह की बात के साथ में और आऊंगा मैं। जून मंथ की इस टेस्ट सीरीज को दीजिए, अगली टेस्ट सीरीज आपको जुलाई में मिलेगी। ऑलमोस्ट हर महीने अब एक टेस्ट सीरीज आपको मिलती जाएगी, इसको देते रहिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट। गुड बाय, गुड डे। एक और चीज मैं जो बात बताना चाहता था, नाउ आई एम रियली इट्स अ मुझे बहुत खुशी होती है इस बात को बताने में, नाउ दैट आवर एम लर्निंग फैमिली इट हैड इंक्रीज्ड अप टू द साइज ऑफ 15,000। वी हैव गॉट मोर देन 15,000 सब्सक्राइबर्स। और एक बड़ी अच्छी बात, वी हैव आल्सो लिस्टेड आवर प्रोडक्ट ऑन ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर्स लाइक फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजन। इन सभी ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर्स पर भी हमारा अब एम लर्निंग प्रोडक्ट लिस्ट हो चुका है, और यहाँ पर भी बहुत ही अच्छी तरीके से सेल होना चालू हो चुका है। मेरा आप सभी सब्सक्राइबर्स से यह अपील है दैट वॉट एवर यू फील लाइक, आप सभी ने यह एम लर्निंग प्रोडक्ट को आप इस्तेमाल कर रहे हैं। इस्तेमाल करते हुए आप में से कई तो साल भर से ज़्यादा हो चुका है। few of the you are using for last 3 month 2 month। इस समय तक आपने इस प्रोडक्ट को बहुत अच्छी तरीके से देख लिया है, समझ लिया है, क्या अच्छा क्या बुरा सब आप जानते हैं।
वॉट एवर योर फीडबैक इज, इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव। नेगेटिव फीडबैक होगा तो भी हमको बड़ा अच्छा लगेगा, हम अपनी गलतियां समझ सकेंगे, उनको सुधार सकेंगे, और अच्छा होगा तो निश्चित हमको तो बड़ी खुशी है ही। अपील फॉर ऑल ऑफ यू इज प्लीज गिव योर रेटिंग, रैंकिंग, प्लीज गिव योर रिव्यू ऑन ऑल दिस शॉपिंग स्टोर्स। आप बताइए जहां हमको सुधारना है, हम सुधारने के लिए अवश्य तैयार हैं, और जो हमारी अच्छाइयाँ है वो भी हमें बताइए, बाकी सब भी इस चीज़ को जाने। ये जो हमने एक नया एजुकेशन मेथड हम लेकर आ रहे हैं, जिसको हम प्रमोट कर रहे हैं, जिसको हम एंडोर्स कर रहे हैं, वी आर श्योर, हमको ऐसा लगता है कि हम कहीं ना कहीं इससे एडुकेशन में कुछ परिवर्तन कर सकेंगे। वी आर ट्राइंग टू ईज आउट द एडुकेशन। हम इसमें जो एक्सप्लॉइट्स हैं, जो इसमें अननेसेसरी के टॉर्मेंट्स हो गए, इसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू ऑप्टिमाइज योर टाइम, वी आर ट्राइंग टू ऑप्टिमाइज योर मनी, एंड वी आर ट्राइंग टू ऑप्टिमाइज योर एनर्जी। That note, bye bye, all the best.